आगे एक सार्वजनिक पेशाबखाना था, जहां से तेज बदबू आ रही थी। 10 कदम और आगे चलने पर 64 नंबर कोठे के ठीक सामने चाय की खानदानी दुकान थी। चाय की दुकान से 5 कदम हटकर अधेड़ उम्र की दरमियाना कद की गंगाबाई खड़ी थी। उसकी उम्र 45 साल के करीब लग रही थी। वह सड़क के बगल से होकर गुजरने वाले ऐसे राहगीरों को इशारा करके बुला रही थी जो लार टपकाती निगाहों से कोटे की तरफ देख रहे थे। गंगाबाई की आंखें और गाल अंदर की तरफ धंसने लगे थे। चेहरे पर सिकुड़न के निशान साफ साफ झलकने लगे थे। अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए उसने अपनी छोटी छोटी काली आंखों में काजल लगाया हुआ था। गर्मी की वजह से गंगाबाई का शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां सजी हुई थी। सोने की बड़ी बड़ी बालियां कानों से नीचे कंधे की तरफ लटक रही थी। वह लाल रंग की साड़ी में ढकी हुई थी ताकि ग्राहकों को आसानी से अपनी तरफ खींच सके। पिछले 3 घंटे से गंगाबाई यूं ही चाय की दुकान के बगल में खड़ी होकर राहगीरों को अपनी तरफ इशारा करके बुला रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया था। गंगाबाई को आज से 10 साल पहले तक ग्राहकों को फंसाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि उसको ये दिन भी देखने पड़ेंगे। आज से 28-29 साल पहले जब गंगाबाई इस कोठे में आई थी तो उसको सबसे ऊपरी मंजिल यानी चौथी मंजिल पर रखा गया था, जहां 3 सालों तक उसकी निगरानी होती रही थी। वहां तो वह बेंच पर बैठी रहती थी और श्रृंगार भी बहुत कम करती थी। फिर भी ग्राहक खुद उसके पास बिना बुलाए आ जाते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि इक्का दुक्का ग्राहक ही फंस पाते हैं। जो धंधे वालियां अब अधेड़ उम्र की हो गई हैं, वे सबसे निचली मंजिल पर शिफ्ट कर दी गई हैं। चौथी और तीसरी मंजिल पर सभी नई उम्र की धंधेवालियां बाजार को संवारती हैं। दूसरी मंजिल पर 25 से लेकर 40 साल की उम्र तक की धंधेवालियां हैं और सबसे निचली मंजिल पर 40 साल से ज़्यादा उम्र की धंधेवालियां रहती हैं, जो किसी तरह अपनी उम्र इस कोठे में गुजार रही हैं। ऊपरी मंजिल पर जहां लड़कियां एक बार में ही 400-500 से ज़्यादा रुपए ऐंठती थी, वहीं गंगाबाई को सिर्फ 50-100 रुपए पर संतोष करना पड़ता था। उसमें से भी आधा पैसा तो कोठे की मालकिन यमुनाबाई को चुकाना पड़ता था। आज जब पुराना जाना पहचाना ग्राहक रामवीर, जिसकी करोल बाग में कपड़ों की खानदानी दुकान है, गंगाबाई को देखकर बड़ी तेजी से शक्ल छुपाता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ चला गया तो गंगाबाई को बहुत दुख हुआ। वह उन दिनों को याद करने लगी जब रामवीर की शादी नहीं हुई थी। तब वह अक्सर अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए गंगाबाई के पास आता था। अब पिछले कुछ महीने से एक बार फिर उसने इस कोठे में आना शुरू किया है, लेकिन रंगरलिया नई उम्र की लड़कियों के साथ ऊपरी मंजिल पर मनाता है। मंटू जैसे 50 से भी ज्यादा पुराने ग्राहक थे, जो गंगाबाई की तरह ही 45 साल से ज्यादा के हो चुके थे। इनके बच्चे भी जवान हो गए थे, लेकिन ये लोग भी हफ्ते में 1-2 बार 64 नंबर के कोठे में हाजिरी दे देते थे। इनमें से कई चेहरे गंगाबाई को अच्छी तरह से याद हैं। वह अभी तक इन्हें नहीं भूल पाई है। इन ग्राहकों में से कुछ की प्यार मोहब्बत वाली घिसी पिटी बातें आज तक गंगाबाई के कानों में गूंजती रहती हैं। लेकिन अब जब ये लोग गंगाबाई को देखकर तेज कदमों से ऊपर की मंजिलों पर चले जाते हैं तो वह टूट जाती है। गंगाबाई नेपाल के एक खूबसूरत गांव से यहाँ आई थी। कोठे की दुनिया में फंसकर वह सिगरेट शराब पीने लगी थी। इसके बाद वह जिंदगी की सारी कमाई अपने आशिकों, दलालों और सहेलियों के साथ पी गई। गंगाबाई के साथ 10 और लड़कियां भी नेपाल से यहाँ आई थी। आधी से ज्यादा लड़कियां अपना 5 साल का करार पूरा करके वापस लौट गई और दूर दराज के पहाड़ी गांव में अपने भविष्य को संवार चुकी थी। लेकिन गंगाबाई की बदकिस्मती ने उसको इस दलदल से निकलने ही नहीं दिया। दुनिया में देह धंधा ही एक ऐसा पेशा है जहां पर अनुभव और समय बढ़ने के साथ आमदनी और जिस्म फरोशी की कीमत में गिरावट होती जाती है। नई उम्र की धंधेवालियों को तो मुंह मांगा पैसा मिल जाता है। गंगाबाई जब 16 साल की थी तो उसको चौथी मंजिल पर जगह मिली थी। उसके बाद तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल पर आई और अब पहली मंजिल की अंधेरी कोठरी में आकर अटक गई है, जहां पर बाहरी दुनिया को झांकने के लिए एक खिड़की तक नहीं है। जब दिल नहीं लगता था तो गंगाबाई सुशीला से बात करती थी, जो उसके साथ नेपाल से यहाँ आई थी।
सुशीला की एक बेटी थी जिसके बाप का कोई अता पता नहीं था। उस लड़की ने 1 साल पहले अपनी माँ का कारोबार संभाल लिया था और चौथी मंजिल पर अपना बाजार लगाती थी। उसके पास ही तीसरे बिस्तर पर कमला रहती थी, जो राजस्थान के सीकर जिले से आज से 25 साल पहले यहाँ आई थी। उसको भी किसी अजनबी से एक बेटा पैदा हो गया था। बेटा अब माँ को सहारा देने लगा था। उसको तालीम हासिल करने का मौका कभी नहीं मिल पाया था। अब वह लड़का दलाली का काम करने लगा था। वह अजमेरी गेट, कमला मार्केट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ग्राहकों की तलाश में मंडराता रहता था। वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। कभी कभार तो वह ग्राहकों से हजारों रुपए ऐंठ लेता था। दूसरी तरफ बिमला बैठती थी, जो तेलंगाना के करीमनगर से गंगाबाई के ज़माने में यहाँ आई थी। उसकी हालत कमोबेश गंगाबाई जैसी ही थी। गंगाबाई की तरह ही बिमला को किसी भी अजनबी से कोई औलाद नहीं हो पाई थी। गंगाबाई की यही 3 सबसे अच्छी सहेलियाँ थी, जो अपना सुख दुख बांटती थी। यही गंगाबाई का एक छोटा सा संसार था, एक छोटा सा समाज था। गंगाबाई का जन्म नेपाल की राजधानी से काफ़ी ऊपर एक सुंदर पहाड़ी गांव में हुआ था। गांव काफ़ी चढ़ाई पर था, जहां पर 3 दिन तक पैदल चलने कर पहुंचने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। लोग वहां से रोजगार की तलाश में मैदान और तराई के हिस्से में आते थे, क्योंकि गांव में जीविका का कोई भी अच्छा जरिया नहीं था। गंगाबाई के माँ बाप भी गांव के ज़्यादातर लोगों की तरह गरीब थे और उन लोगों की जिंदगी पूरी तरह खेती पर ही निर्भर करती थी। जब गंगाबाई 10 साल की थी तो उसका पिता बीमारी की चपेट में आकर इस दुनिया से चल बसा था। अब घर में काम करने वालों में माँ और अकेली बच गई थी। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में माँ को काफ़ी पसीना बहाना पड़ता था। वह पूरा दिन अपने छोटे से खेत में काम करती थी और बकरियां और भेड़ें पालती थी। गंगाबाई कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी थी। गंगाबाई के घर से थोड़ा सा हटकर धर्मपाल का घर था। उसका घर दूर से देखने पर ही किसी सुखी अमीर आदमी का घर लगता था। धर्मपाल हर साल 6 महीने के लिए पैसा कमाने के लिए दिल्ली चला जाता था और पैसा कमाकर गर्मी के मौसम में घर लौट आता था। उसके बीवी बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छा खाना खाते थे। गंगाबाई की माँ की नज़र में धर्मपाल बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था। एक बार धर्मपाल दिल्ली से घर लौटा तो उसने गंगाबाई की माँ से कहा, अब तो गंगाबाई 15 साल की हो गई है। अगर वह मेरे साथ दिल्ली जाती है तो उसको अपनी जान पहचान के सेठ जी के घर में बच्चों का ख्याल रखने का काम दिला देगा। उनका छोटा बच्चा है, गंगाबाई बच्चे की देखरेख करेगी, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाएगा और 2 साल के अंदर वह मेरे साथ गांव वापस आ जाएगी। माँ ने कुछ सोच विचार किया और फिर वह मान गई, क्योंकि धर्मपाल एक अच्छा पड़ोसी था और माँ को उसके ऊपर पूरा भरोसा था। गंगाबाई के मन में भी अब दिल्ली जाने की लालसा जागने लगी थी। वह अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। चेहरे पर खूबसूरती चढ़ने लगी थी। वह दिल्ली के बारे में काफ़ी सुन चुकी थी। अब उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसी सर्दी में माँ ने गंगाबाई को धर्मपाल के साथ दिल्ली भेज दिया। चूंकि वह उन पड़ोसी था और गंगाबाई का दूर का चाचा लगता था, इसलिए माँ उस पर यकीन करती थी। गंगाबाई के पिता के मर जाने के बाद वह उन दोनों की थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करता था। धर्मपाल गंगाबाई को हिमालय के आगोश में बसे हुए इस छोटे से पहाड़ी गांव से उतारकर सीधा दिल्ली के जीबी रोड के इस 64 नंबर कोठे में ले आया। अब अल्हड़ और भोली वाली गंगाबाई को मालूम हुआ कि वह तो एक दलाल के हाथों में फंस गई है। धर्मपाल 64 नंबर कोठे की चौथी मंजिल पर धंधेवालियों से नकदी वसूल कर बक्से में रखता था और यमुनाबाई को हिसाब किताब दिया करता था। वह यमुनाबाई के लिए कई सालों से काम करता आ रहा था। इस तरह से गंगाबाई कोठे की बदबूदार दुनिया में फंस गई थी। इस घटना ने उसकी जिंदगी के रुख को पूरब से पश्चिम की तरफ मोड़ दिया था। धर्मपाल ने कुछ पैसा माँ को ईमानदारी से पहुंचा दिया था, लेकिन गंगाबाई दिल से काफ़ी टूट गई थी। धर्मपाल ही उसकी ज़िंदगी का पहला ऐसा मर्द था जिसने उसे कच्ची कली से फूल बना दिया था। और फिर उसके बाद यमुनाबाई को एक सेठ ने शगुन में मोटी रकम दी और वह इस मासूम कली को 2 हफ्ते तक नोचता रहा। वह चाहकर भी यह सब नहीं रोक सकी थी। इसके बाद तो गंगाबाई पूरी तरह से खुल चुकी थी। उदासी और डर की दुनिया से 3 महीने के अंदर ही बाहर निकल आई और कोठे की रंगीन दुनिया में इस तरह खो गई कि 30 साल किस तरह बीते
इसका उसे पता भी नहीं चला। हाँ, यहाँ आने के 3 साल बाद वह एक बार घर लौटी थी, पर तब तक माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। बेटी के घर लौटते ही माँ 1 महीने के अंदर ही चल बसी। कुछ दिनों के बाद गंगाबाई को फिर से उस कोठे की याद आने लगी थी, जहाँ पर कम से कम उसके आशिक उसकी खूबसूरती की तारीफ तो करते थे। उसने घर में ताला मारकर चाबी पड़ोसी को दे दी और फिर से कोठे की इसी रंगीन दुनिया में लौट आई। तब से लेकर आज तक वह यहीं पर फंसी रह गई। जब कभी गंगाबाई बहुत ज्यादा मायूस होने लगती थी, तब वह नसीब चाय वाले से गुफ्तगू करके अपने दिल को बहलाती थी। नसीब चाय वाला अपने अब्बा की मौत के बाद पिछले कई सालों से अकेला ही चाय बेचता आ रहा था। वह भी बूढ़ा हो गया था। वह गंगाबाई के सुनहरे लम्हों में से लेकर अब तक की बदहाली का गवाह बनकर इस कोठे के गेट के सामने चाय बेचता आ रहा था। वह गंगाबाई को सब कभी कभार मुफ्त में चाय, पान और सिगरेट गुटखा दे दिया करता था। जब इन सब चीज़ों से भी उसका दिल तंग हो जाता तो वह सत्यपाल के पास कुछ देर बैठकर नेपाली भाषा में बात कर लेती थी और अपने वतन के हालात पूछ लेती थी। सत्यपाल गंगाबाई के गांव के ही आसपास के किसी पहाड़ी गांव से यहाँ आया था और रिश्ते में धर्मपाल का दूर का भाई लगता था। अपने देशवासियों से बात करके दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिलता था। जब गंगाबाई सड़क के किनारे खड़ी खड़ी थक जाती थी और कोई ग्राहक भी नहीं मिलता था, तो वह उस अंधेरी कोठरी में वापस लौट आती थी, जहाँ रात हो या दिन हमेशा एक बल्ब टिमटिमाता रहता था और उस बल्ब में इतनी ताकत नहीं थी कि वह पूरी कोठरी को जगमगा पाए। जब गंगाबाई खाली होती थी तब वह सामने रेलवे स्टेशन पर खड़ी जर्जर होती एक मालगाड़ी और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए खो जाती थी कि धंधे वाली की जवानी और जिंदगी भी इस मालगाड़ी की तरह है, जो तेज रफ्तार से कहाँ तक चली जाती है, इसका पता भी नहीं चल पाता है। जब वह ज़्यादा चिंतित हो जाती तो कमला उसको हिम्मत बनाते हुए कहती थी, मेरा बेटा है ना, तुमको कुछ भी होगा तो वह मदद करेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक हम दोनों साथ रहेंगी, एक दूसरे की मदद करेंगी। तुम रोती क्यों हो? हम त्वाइफों की जिंदगी ही ऐसी है, इस पर रोना धोना बेकार है। अपनी सहेलियों की ऐसी बातों को सुनकर गंगाबाई ने आंसू सुखा लिए और अगले दिन के धंधे के बारे में सोचने लगी। शाम को चारों सहेलियां मिलकर शराब खरीदती थी और नशे में खोने की कोशिश करती थी, लेकिन शराब भी अब उन पर कुछ असर नहीं कर पाती थी। इधर कई दिनों से गंगाबाई काफी परेशान रहती थी। अपनी पुश्तैनी घर के सामने के बगीचे, पेड़ पौधे, पहाड़ पर झरने के उन सुंदर नज़ारों की काफी याद किया करती थी। उन्हें देखने की काफी चाहत होती थी, लेकिन वह एक ऐसे कैदखाने में बंद थी जहां शुरुआती दिनों की तरह अब ताला नहीं लगता था। लेकिन इतने सालों बाद इस कैदखाने से आज़ाद होकर भी अपने आप को अंदर से गुलाम महसूस करती थी। अब वह चाहकर भी कहीं जा नहीं पाती थी। सुबह हो गई थी। अचानक गंगाबाई की नींद टूट गई। ऊपरी मंजिल से नेपाली लड़कियों के रोने की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। वह उठकर बैठ गई और आंखों को मलते हुए सोचने लगी, ये लड़कियां मेरी हम वतन क्यों रो रही हैं? कोई लड़की ऊपर मर तो नहीं गई? गंगाबाई दौड़कर ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह वहां पर पहुंची, वैसे ही पाया कि कई लड़कियां जोर जोर से छाती पीट पीट कर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि आज सुबह काठमांडू के आसपास एक विनाशकारी भूकंप आया है और सब कुछ तबाह हो चुका है। बहुत सारे घर तहस नहस हो गए हैं और हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। इसमें कई लड़कियों के सगे संबंधी भी मारे गए थे। सामने सत्यपाल चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसको देखकर गंगाबाई ने पूछा, तू क्यों आंसू बहा रहा है बे? तेरा भी कोई सगा संबंधी भूकंप की चपेट में आ गया है क्या? इस पर सत्यपाल के मुंह से कुछ शब्द निकले, मेरा मौसेरा भाई धर्मपाल भी अपने बीवी बच्चों समेत घर में दबकर मर गया। गांव में काफी लोग भूकंप में अपनी जान गंवा चुके हैं। सब कुछ तबाह हो गया है। इतना कहकर सत्यपाल रोने लगा, लेकिन गंगाबाई की आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं निकले। उसके गुलाबी चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी की लहर बिखरने लगी। इसे देखकर सत्यपाल काफी अचरज में पड़ गया, किंतु गंगाबाई पर इन लोगों के रोने धोने का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन गंगाबाई ने सुबह के 10 बजे बैग में अपना सारा सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगी।
उसकी सहेलियां सुशीला, बिमला और कमला की आंखों में आंसू टपक रहे थे। इतने सालों बाद वह अपनी सहेलियों को नम आंखों से विदाई दे रही थी। सत्यपाल तीसरी मंजिल से गंगाबाई की तरफ टकटकी निगाह से देख रहा था। सामने नसीब चाय वाले ने एक पान लगाकर गंगाबाई को दे दिया। गंगाबाई पान को शान से चबाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। कुछ पलों के अंदर ही वह हमेशा के लिए इन लोगों की नज़रों से ओझल हो गई। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।